हाय, क्या हाल है? कैसे हो आप? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और इतवार की शाम के साथ एक और ऑडियो नोट शुरू होता है। तो कैसे हो आप? जिंदगी में सब सही है ना? कोई दिक्कत, परेशानी, गम है? अरे भूल जाओ यार, क्योंकि ये तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई है। इसमें सिर्फ तुम्हारी और मेरी ही बातें होंगी। पहले तो अपनी आंखें बंद कर लो और महसूस करो कि कोई है जो आवाज की दुनिया के साथ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। कल की कहानी में कुछ कमेंट्स पढ़े मैंने, जिसमें लिखा हुआ था कि हम ऑडियो नोट के अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। यकीन मानो, इतनी खुशी हुई ना उस वक्त पे, ऐसा लगा कि हाँ, कोई है जो इंतजार करता है। मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के, और आपके मैसेजेस का जो भी जवाब आता है वो देख करके भी बहुत खुशी होती है। आपकी ईमेल्स पढ़ करके बहुत खुशी होती है। कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं पाता, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लव यू सो मच सबसे पहले तो उसके लिए। तो आज ना मैं आपको कुछ कमाल की बातें बताने जा रहा हूँ, मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है जिन चीज़ों का, उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ अपने गांव। तो मेरा गांव जो है वो है नैनीताल के ही एक गांव में है, वहाँ चोपड़ा गांव नाम से है। तो कभी अगर आप आएँ तो हम साथ में बैठ करके वहाँ अलाव सेकेंगे और मैं आपको आलू के गुटके बना करके खिलाऊँगा। तो हमारे गाँव में ना एक दादाजी थे। दादाजी को हमारे वहाँ बूबू जी कहते हैं। तो स्वामी जी बूबू थे उनका नाम। दादाजी यानी पिताजी के पिताजी, या फिर पिताजी के चाचा जी, वो भी दादाजी होते हैं। पिताजी के ताऊ, वो भी दादाजी होते हैं। तो हमारे गांव के एक दादाजी थे जिनका नाम था स्वामी जी बूबू। तो बूबू बोलते हैं वहाँ पर। तो स्वामी जी बूबू वो आदमी थे जिनका रसूख बहुत ज़्यादा था, जो बहुत अमीर इंसान थे। ऐसा कहते हैं कि उनके जितना अमीर ना आज तक कोई हुआ है हमारे गांव में, ना शायद कभी होगा। बड़ा सा घर था उनका। वो घर इतना खूबसूरत था कि लोग उसको बाहर से देखते थे और सोचते थे कि काश एक दिन ऐसा हो कि इनका जैसा घर हमें देखने को ही मिल जाए, एक दिन यहाँ रहने को मिल जाए। लेकिन उनके घर में आने की इजाज़त नहीं थी हर किसी को। लोग आते थे किसी ख़ास मौके पर और बस चले जाते थे, क्योंकि उनको हक नहीं था ना उनके घर पे जाने का। तो वो घर इतना अमीर वाला घर था कि बस उसे देख करके खुश हुआ जा सकता था। कहते हैं उन दिनों में अखबार जो थे वो हमारे घरों में 3 दिन बाद, 4 दिन बाद पहुंचते थे, और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जब हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ अखबारों में देखा जाता था। तो ये उस दौर की बात है। उनके वहाँ उस वक्त पे रेडियो हुआ करता था। उनके वहाँ लाइट थी, पूरे गांव वाले लैंप का सहारा लेते थे। पता नहीं कैसे उनके वहाँ लाइट पहुँच गई थी उतनी जल्दी। शायद अमीरी का असर होता है, जहाँ अमीरी होती है वहाँ पर सारी सुविधाएं भी होती हैं। तो उसके बाद स्वामी जी बूबू की ना चर्चा बहुत होती थी पूरे गांव पे कि वो बहुत अमीर हैं, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। उनके कुछ बच्चे थे जिन बच्चों ने अच्छे खासे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की। एक वक्त के बाद वो बड़े हुए और स्वामी जी बूबू का जो रसूख था ना वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब गांव के और लोग भी धीरे धीरे उनके बराबर में पहुंचने लगे थे, क्योंकि आज जो अमीरी का स्टैंडर्ड है ना, हो सकता है अगले 10 सालों बाद वो अमीरी ना रहे। तो इसी हिसाब से उस वक्त पे जैसे सिर्फ उनके वहाँ रेडियो था, बाकी और लोगों के वहाँ भी रेडियो आने लगा और चीज़ें आने लगी। वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगे, तो वो जो एक रसूख था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। अब उनके बच्चे बड़े होने लगे, तो बच्चों ने घर से बाहर निकलना सही समझा। वैसे भी कहाँ घर के पास इतने लोग टिक पाते हैं। हम इतने लोगों को देखते हैं जो बड़ी मेहनत से अपने घर बनाते हैं और उसके बाद उनके बच्चे ही उनके आशियाने को छोड़कर चले जाते हैं। हमारे माँ बाप ने भी घर बनाए हैं, लेकिन मजबूरी में हमें उनका घर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में रोजी रोटी के लिए आना होता है। तो स्वामी जी बूबू का घर धीरे धीरे खाली हो रहा था। बच्चे बाहर जा रहे थे, वो अकेले हो रहे थे। और एक दिन ऐसा आया जब वो पूरी तरह से अकेले हो गए, घर खाली हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद से स्वामी जी बूबू बहुत चिंता में दिखाई दिए। वो कभी कभी गांव के उस चौराहे पे आते थे जहां सारे बुजुर्ग बैठते थे। उन सब में वो सबसे अलग दिखते थे, तो इसीलिए लोग उनसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते थे, और वो जो भी कहते थे उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस आदमी के पास बहुत पैसा है, तो इस आदमी से कभी भी कोई भी काम पड़ सकता है। तो इसलिए क्यों इसे हम झगड़ा करें, क्यों ना इसकी हर एक बात पे हाँ कहें। तो बच्चों के चले जाने के बाद स्वामी जी बूबू एक दिन नाराज हो गए अपने आप से। अपने आप से ऐसे नाराज हुए कि वो बीमार हो गए।
कुछ वक्त तक कुछ लोगों ने उनकी सेवाएं की, कुछ वक्त ने उन लोगों की कहानियां भी सुनाई, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब स्वामी जी बुबू के प्राण इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उड़ गए। वो परलोक सिधार गए और उसके साथ ही उनका नाम भी परलोक सिधार गया। आज जब आप मेरे गांव आएंगे ना, तो आपको उस जगह पर एक बिल्डिंग बनी हुई दिखेगी, क्योंकि उनके बच्चों ने उनकी ज़मीन को बेच दिया था किसी और को। अब उस जगह पर सिर्फ एक खंडहर बचा हुआ है, जहाँ पर हल्की सी निशानियाँ हैं कि कभी इस जगह पर एक आलीशान घर हुआ होगा, और आज वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। हम लोग जो भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मारकाट मची हुई है कि पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, कुछ हाथ नहीं आने वाला यार, कुछ नहीं लगने वाला। आज उनको कोई याद नहीं करता। आज मैं किस्सों में आपको ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ना हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना चाहते हैं, अपने शौक पूरे कर लेना चाहते हैं, पर एट द एंड क्या होता है, कुछ नहीं बचता हाथ में। वो जिंदगी भर खुद के लिए जिए और एक अमीरी का दिखावा करते रहे, पर उनके जाने के बाद मुझे लगता है मेरे गांव में भी लोग उन्हें नहीं पहचानते होंगे, आज उनकी बातें भी नहीं होती होंगी। मैं जिस दिन मर जाऊंगा, शायद मेरे जाने के बाद मेरी बातें भी नहीं होंगी, कुछ कहानियां रह जाएंगी, कुछ किस्से रह जाएंगे, शायद तुम्हारी बातें नहीं होंगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को याद रहेगा कि कुछ लोग थे जो बैठे रहते थे कहानियों पे, किस्सों पे, जिनकी कुछ अलग बातें हुआ करती थी, जो अलग दुनिया के बारे में बातें तो किया करते थे। फिर किस बात की लड़ाई है यार, किस बात की दौड़ भाग है ये? क्यों हम कर रहे हैं इतनी आपाधापी? क्यों हमें हमेशा जल्दी है कि नहीं यार, आज इतने कमा लिए, कल उतने कमा लिए, अरे यार उसने बड़ा घर बना लिया, देखो यार उसकी बिल्डिंग इतनी है, कभी हॉस्पिटल जाइएगा। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने बताया कि उसकी माँ का ऑपरेशन हो रहा है पटना के किसी हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा यार कैसे चल रहा सब कुछ? तो उसने कहा चल रहा है यार सब कुछ, अभी बस दुआ है कि माँ ठीक हो जाए। मैंने प्रार्थना की, हे गोलू देवता उनकी माँ को ठीक कर देना। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ कोई भेद नहीं है, यहाँ कोई ब्रांड नहीं पहन रहा, यहाँ बस हर कोई यही कहना चाह रहा है कि काश उनके अपने ठीक हो जाएं। यहाँ किसी की डिबेट नहीं है, यहाँ कोई लड़ झगड़ नहीं रहा है, यहाँ किसी को मतलब नहीं है कि वो कौन से समुदाय से है, उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसके घर में कितनी ज़मीन है। यहाँ बस वो इतना जानते हैं एक दूसरे को कि हाँ वो बीमार है, वो उतना बीमार है, वो उतना थोड़ा कम बीमार है। इस तरह से वो लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, खाना बांटते हैं एक दूसरे को कि मैं ये लाया हूँ, तुम अपने वहाँ से ये लाए हो। तो मुझे लगता है हॉस्पिटल तो हमें एक करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद हम फिर से वही हो जाते हैं, अमीर गरीब, समुदायों में बटे हुए लोग, अलग अलग सोच रखने वाले लोग। क्यों नहीं जाते हम अपनी असलियत को स्वीकार करने? मुझे ना ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी। मैं ना अक्सर बनारस में मणिकर्णिका घाट में जाता हूँ। मणिकर्णिका घाट ना आप पढ़ना इंटरनेट पर उसके बारे में, मैंने कहानियाँ भी बहुत कही हैं, कभी आपने सुनी होंगी। तो मणिकर्णिका घाट के बारे में एक ख़ास बात यह है कि इंसान कितना भी घमंडी हो या इंसान कितना भी पुण्यात्मा हो, यहाँ दोनों को जलाया जाता है, दोनों राख में तब्दील हो जाते हैं, दोनों पर आग लगती है और दोनों का शरीर खत्म हो जाता है। यहाँ कोई नहीं बख्शा जाता। मरने के बाद आप नहीं बख्शे जाएंगे, इस बात को समझिए। आपको याद रखा जाएगा तो आपकी कला से, आपके कर्मों से, आपकी बातों से। मेरी जान, बस इसीलिए आज ये सब शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बीते दिनों से ना मैं शायद इसीलिए भी कई जगहों से दूर हो गया। इंटरनेट की दौड़ भाग में भागते हुए अचानक एक दिन गायब हो गया कि लगा कि यार नहीं यार, ये कहाँ भाग रहा हूँ मैं। सुबह उठ रहा था, शाम उठ रहा था, हर वक्त इंटरनेट में डूबा हुआ था। मैंने कहा नहीं, कुछ दिन आराम करते हैं, इसीलिए आराम करने के लिए आ गया यहाँ यूट्यूब पे। कम से कम ये तो सुकून है कि मैं तुमसे जो कहूँगा तुम मुझे महसूस कर सकोगे। वहाँ उस पार पता नहीं कितनी दूरी है तुम्हारे और मेरे बीच, पता नहीं तुम कौन से शहर में, कौन से देश में मुझे सुन रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक दिल है, जिस दिल ने तुमको और मुझको जोड़ा हुआ है। ये हमारा पर्सनल है, बहुत पर्सनल, समझ रहे हो? मतलब ऐसा कि तुम मुझ पे हक जता सकते हो अपना और बता सकते हो कि ये मेरा अपना है, ये इंसान। इंटरनेट पे ऐसे तो तमाम चैनल हैं, यूट्यूब पे अगर देखोगे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों चैनल होंगे, लेकिन
चाहे यूट्यूब पे आप सुन रहे हो, इसे स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो, पता नहीं कहाँ इसको सुन रहे हो सकता है फ्यूचर में कहीं सुन रहे हो सकता है आज सुन रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर तुम हक से कह सकते हो कि कोई एक इंसान है जिस पर मेरा पूरा हक है, जो मेरी ही तरह है। चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम मिडिल क्लास हो, चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन बस इतना पक्का है कि तुम मेरे हो। तुम और मैं एक जैसे हैं, हम दोनों आवाज़ की दुनिया से जुड़े हैं। चलो ये भी वादा रहा यार, मेरे से जितना हो सकेगा ना मैं तुमसे बातें करने आऊँगा। जितनी औसत मेरे अंदर होगी मैं वो सारी बातें तुम्हें बताऊँगा। जितना अनुभव मैं बटोर लाऊंगा वो सारे अनुभवों को तुमसे बांटूंगा। तुम भी बताना अपनी जो बातें होंगी। देखो जबान लग रही है मेरी, क्या हो रहा है यार। तुम बताना वो सारी बातें जो भी तुम्हारे मन में हो, लगता हो कि कुछ शेयर करना है ऐसा जो किसी और से शेयर नहीं कर सकते, ईमेल लिख देना मुझे, कहानीवाला9@gmail.com। और हाँ, ये उम्मीद मत करना कि जवाब आएगा तो तभी मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा ज़रूर। हो सकता है जवाब ना दे सकूं उतनी जल्दी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम उलझे हुए होते हैं कई कामों में, तो नहीं हो पाता वक्त उतना। लेकिन अपनेपन से, पूरे हक से मुझे लिखना ज़रूर, बताना ज़रूर। तुम्हारे ख़त मिलते हैं कई बार, तुम्हारी ईमेल्स मिलती हैं, तो मैं कई बार बहुत देर तक रोता हूँ और बहुत देर तक सोचता भी हूं कि भगवान तूने नेमत दी है मुझे, तूने मुझे इतनी बड़ी बरकत दी है जहां पर मैं आवाज के जरिए से किसी अपने से मिल सकता हूं। यकीन मानो ना, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। हाँ, तुम ना हो तो मैं कुछ हूं ही ना। मेरे जाने के बाद भी मुझे लगता है कि अगर याद रखा जाऊंगा तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम थे जिसने मुझे हौसला दिया, जिसने मुझे हिम्मत दी कि हाँ भाई, हाँ यार, हाँ मोहब्बत, हाँ मेरी जान, तू भी कुछ कह सकता है। हाँ, तेरे बस में है कुछ चीजें। तो मेरी जान, ऐसी ही मोहब्बत बनाए रखना, हम इस रिश्ते को और खूबसूरती से आगे बढ़ाएंगे। मैं तुमसे बहुत सारी बातें लेकर के आऊँगा और वो सबको शेयर करूँगा जो मेरे दिल में है। अभी कुछ दिनों से मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो मैं तुमको कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा फ़ोन ठीक हो जाएगा अचानक से एक फ़ोन कॉल तुम्हें आएगा और उसके बाद तुम और मैं बातें करेंगे। अभी क्या करना है हमको, अभी तुम्हें पास आना है और एक झप्पी देनी है मुझे। सबसे पहले एक काम करो, अपना दायां हाथ बाएं कंधे में रखो, बायां हाथ दाएं कंधे में रखो, हाँ, और उसके बाद अब टाइट कस लो। आई लव यू। अपना ख्याल रखना, ठीक है। वक्त पर खाना खा लेना, गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा बचकर रहना, और ज़्यादा एसी में मत रहना, यानी ज़्यादा कूलर के पास मत रहना, बहुत ज़्यादा पंखे के पास मत रहना, लिमिटेड, समझ रहे हो। थोड़ा बैलेंस बना के चलना तो बॉडी सही रहेगी, नहीं तो वो क्या कहते हैं उसको यार, शीत गर्म लग जाता है। हाँ, वो कुछ ना हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है। मुझे भी हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही, गले में हल्का सा दर्द हो रहा, लेकिन मैं तो मैनेज कर लूँगा। लेकिन तुम अपना ख्याल रखना मेरी जान, ठीक है। लव यू सो मच। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। कल फिर मुलाकात करते हैं, कुछ नई बातें लेकर के मैं आऊँगा, कुछ नए किस्से लेकर के आऊँगा। लव यू सो मच। सुनते रहो ऑडियो नोट विद पंकज जीना। बाय बाय, टेक केयर।